तो आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की उस कंट्रोवर्शियल किताब के बारे में, द 48 लॉज ऑफ पावर। देखिए, ये किताब ना दुनिया के उन छिपे हुए नियमों पर एक कह सकते हैं बहुत ही रॉ और ऑनेस्ट मैनुअल है। और आज हम इसके कुछ सबसे सबसे पावरफुल सबकों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये अदृश्य पावर गेम। देखिए, ये जो पूरी चर्चा है ना, ये पावर के बारे में हमारी जो नॉर्मल सोच है उसे पूरी तरह से बदल देगी। हम ये जानेंगे कि असली पावर वो सिर्फ कुर्सी या पैसे में नहीं होती। नहीं, असली पावर तो लोगों के बीच के डायनामिक्स को समझने और उसे अपने हिसाब से चलाने की काबिलियत में है। तो सवाल उठता है कि असली पावर आखिर है क्या? जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ अथॉरिटी या पैसा नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बारीक चीज है। ये लोगों को पढ़ने की कला है, उनके असली इरादे क्या हैं ये पहचानने की कला है, और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल अपने गोल्स को हासिल करने के लिए करना, यही है असली खेल। ये एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो हर रिश्ते, हर डील और हर बातचीत के पीछे चुपचाप काम कर रही होती है। सोचिए, ये फोर्स हमारी जिंदगी को बना रही है, बिगाड़ रही है, और हमें पता भी नहीं चलता। और इसीलिए इन नियमों को समझना ही इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की, कह लीजिए, चाबी है। तो इस किताब का जो कोर आइडिया है ना, वो ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले हैं प्लेयर्स, मतलब ज्यादातर लोग। ये बस जिंदगी के खेल का एक हिस्सा हैं, दूसरों के बनाए नियमों पर चलते हैं। और फिर आते हैं गेम मेकर्स। ये वो गिने चुने लोग हैं जो खेल के नियम बनाना सीखते हैं ताकि वो पूरे बोर्ड को कंट्रोल कर सकें और अपनी किस्मत खुद लिख सकें। तो ठीक है, पावर की बेसिक बातें तो समझ आ गईं। अब चलते हैं इसके पहले पहलू पर। देखते हैं कि ये खेल बाहरी दुनिया में कैसे खेला जाता है, मतलब इमेज और दिखावे के जरिए। तो पहला ही नियम, और ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब अपने बॉस या अपने से ऊपर बैठे लोगों से ज्यादा चमकने की कोशिश कभी मत करना। उन्हें इनसिक्योर फील कराना, ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, और इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है 17वीं सदी के फ्रांस की कहानी। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे निकोला फोके। उन्होंने अपने राजा लुई 14 को खुश करने के लिए इतनी शानदार पार्टी दी कि बेचारे राजा को ही लगने लगा कि भाई मेरी तो चमक ही फीकी पड़ गई इसके आगे। और नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन उस मिनिस्टर को जिंदगी भर के लिए जेल हो गई। सोचिए ये एक कड़वा सच है कि पावर की दुनिया में परसेप्शन ही सब कुछ होता है। फिर आता है छठा नियम, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। सीधी सी बात है, पावर के इस खेल में अगर दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। मतलब नजरों में रहना ही सर्वाइवल है। सबसे बड़ा और नाकाबिले माफी जुर्म है भुला दिया जाना। और ये लाइन ना बहुत गहरी है। इसका मतलब ये है कि लोग आपकी बुराई करें वो चलेगा, लेकिन अगर लोग आपको भूल जाएं तो वो सबसे बड़ी हार है। इस दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम है किसी का ध्यान अपनी तरफ ना खींच पाना, क्योंकि गुमनामी का मतलब है पावर का जीरो हो जाना। और फिर आता है नियम नंबर 24, राजा की तरह व्यवहार करो ताकि तुम्हारे साथ राजा जैसा बर्ताव हो। सिंपल है, पावर की शुरुआत खुद के बारे में हमारी सोच से होती है। दुनिया हमारे साथ वैसा ही सलूक करती है जैसा हम खुद को उसके सामने पेश करते हैं। तो ठीक है, बाहर का खेल मतलब दिखावे की दुनिया तो हमने समझ ली, लेकिन अब बारी है अंदर के खेल की। ये देखने की कि पावर सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि कोल्ड कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी से कैसे जीती जाती है। और यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है, दोस्त बनाम दुश्मन। ये किताब कहती है कि पावर के खेल में ना इमोशन से ज्यादा लॉजिक काम आता है। दोस्त वो आपसे जल सकते हैं, उनका बर्ताव अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन दुश्मन जब आप उन्हें अपना बना लेते हैं तो वो खुद को साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। और हैरानी की बात है कि वो ज्यादा भरोसेमंद साथी साबित होते हैं। इसका भी एक जबरदस्त ऐतिहासिक उदाहरण है। सोंग डायनेस्टी के सम्राट ताइसू को देखिए। उनके सामने सदियों से हिंसक तख्तापलट का खतरा था। उन्होंने क्या किया? अपने सबसे बड़े दुश्मन जनरलों को फांसी पर चढ़ाने के बजाय उन्हें दौलत और रिटायरमेंट ऑफर कर दी। बस एक ही झटके में सबसे बड़ा खतरा शांति से बैठ गए। यह दिखाता है कि दुश्मनों को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी कितनी कीमती हो सकती है। नियम नंबर 3, अपने इरादे छुपाकर रखें। बात बहुत सीधी है। अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपका अगला मूव क्या है, तो वो आपको रोकने की तैयारी कैसे करेंगे? सिंपल,
इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ऑटो वॉन बिस्मार्क। उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए ऑस्ट्रिया के साथ जंग का विरोध करने का नाटक किया। उनके दुश्मनों को लगा कि सब ठीक है, वो एकदम निश्चिंत हो गए और पर्दे के पीछे बिस्मार्क चुपचाप एक बड़े हमले के लिए अपनी सेना तैयार कर रहे थे। ये दिखाता है कि मिसडायरेक्शन और एक धुएं का पर्दा बनाना दुश्मनों को ऑफ बैलेंस रखने के लिए कितना जरूरी है। और अब एक बहुत ही क्रूर नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। यहां पॉइंट यह है कि अगर दुश्मन को आधा अधूरा हराया तो वो वापस आएगा और बदला जरूर लेगा। इसलिए अगर पावर को लंबे समय तक बनाए रखना है तो अपने कंपेटिटर्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना ही होगा। तो किसी को रास्ते से हटाने का पूरा खाका क्या है? ये किताब एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान बताती है। स्टेप 1, उसकी कमजोरी ढूंढो। स्टेप 2, अपने असली इरादे किसी को पता न चलने दो। स्टेप 3, काम दूसरों से करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। और स्टेप 4, उन्हें सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली और सोशली भी खत्म कर दो। हाँ, ये सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ये पावर की खेल की एक कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। तो इतने सारे क्रूर और निर्मम नियम देखने के बाद दिमाग में एक सवाल तो आता है कि इन सब के पीछे की असली फिलॉसफी क्या है, इसका मकसद क्या है? और यहां हम पहुंचते हैं आखिरी नियम पर, नियम 48, कोई एक रूप मत अपनाओ। इसका मतलब है कि पावर का जो सबसे ऊंचा लेवल है ना, वो है अडेप्टेबिलिटी, पानी की तरह बन जाना, फ्लूइड, फ्लेक्सिबल, जिससे कोई पकड़ ही ना सके। और यही बात इन सभी नियमों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। देखिए, पावर ना तो अच्छी होती है ना बुरी, ये तो बस एक टूल है, एक औजार। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि ये किताब आखिर है क्या? क्या ये दूसरों को मैनिपुलेट करने का एक मैनुअल है, या फिर ये सेल्फ डिफेंस के लिए एक गाइड है, ताकि जब कोई इन नियमों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करने की कोशिश करे तो हम हमेशा एक कदम आगे रहें? जवाब, शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है।